CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की पाठ्यपुस्तक खेल योग। पृष्ठ संख्या 87। अध्याय 7 योग साधना। परिचय। कक्षा 3 में हमने ऐसे आसन सीखे जो पेड़, सांप, तितली, पर्वत और मगरमच्छ की तरह दिखते हैं। आइए कुछ और आसन जानें जो हमारे तन और मन को संतुलित करने में सहयोग करते हैं। प्रारंभिक अभ्यास। क्या आपने कभी गायकों को गाना गाने से पहले स्वयं को तैयार करते हुए देखा है? इसी तरह प्रारंभिक अभ्यास हमारी संधियों को लचीला करने और हमारे शरीर को योगाभ्यास हेतु तैयार करने में सहयोग करते हैं, जिससे आसन करना सरल और सहज हो जाता है। यहाँ कुछ प्रारंभिक अभ्यास बताए गए हैं। क्या आपने कभी ऊंट की तरह या केवल अपने पैरों के पंजों पर या केकड़े की तरह चलने का प्रयास किया है? सूचनार्थ। ये प्रारंभिक अभ्यास केवल विद्यार्थियों में लचीलेपन और शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि वे योगासन कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये अभ्यास पारंपरिक योग अभ्यासों का अंग नहीं है। पृष्ठ संख्या 88। यहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। पहला प्रारंभिक अभ्यास, ऊंट चाल यानी उष्ट्र चाल। अभ्यास की विधि। प्रथम चरण, अपने दोनों हाथों व पैरों के बल खड़े हो जाएं। नितंबों को ऊपर उठाएं। अंग्रेजी के अक्षर वी के उल्टे आकार को बनाएं। द्वितीय चरण, अब ऊंट की तरह चलना शुरू करें। पहले अपना दायां हाथ और बायां पैर आगे बढ़ाएं, फिर बायां हाथ और दायां पैर आगे बढ़ाएं। अपने घुटनों को सीधा रखें और उन्हें मोड़ने से बचें। इस अभ्यास को कुछ मिनटों तक निरंतर करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर ऊंट चाल यानी उष्ट्र चाल से संबंधित चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा योगासन से पूर्व के इस प्रारंभिक अभ्यास को कर रही है। दूसरा प्रारंभिक अभ्यास, पंजों पर चलना। अभ्यास की विधि। प्रथम चरण, अपने पैरों को एक साथ मिलाकर खड़े हो जाएं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को बाहर की ओर फैलाते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। द्वितीय चरण, अब अपने पंजों पर आगे पीछे चलना शुरू करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें दो छात्राएं पंजों पर चलने का अभ्यास कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 89। प्रारंभिक अभ्यास 3, कर्क चाल। अभ्यास की विधि। प्रथम चरण, अपने हाथों को पीछे की ओर रखते हुए नितंबों पर बैठें। हथेलियों को भूमि पर सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़कर रखें। अपने पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए भूमि पर सपाट रखें। द्वितीय चरण, अपने हाथों और पैरों को भूमि पर टिकाए रखते हुए नितंबों को ऊपर उठाएं। तृतीय चरण, अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की सहायता से छोटे कदमों के साथ आगे और पीछे चलना शुरू करें और संतुलन बनाए रखें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्र कर्क चाल का अभ्यास कर रहा है। प्रारंभिक अभ्यास 4, अंगुली शक्ति विकासक यानी उंगलियों को शक्तिशाली बनाना। अभ्यास की विधि। प्रथम चरण, अपने पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। द्वितीय चरण, अपनी बाहों को आगे फैलाएं। श्वास लेते हुए उंगलियों को फैलाएं और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को सिकोड़ें।
इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें दो छात्र अंगुली शक्ति विकासक यानी उंगलियों को मजबूत बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। पांचवा प्रारंभिक अभ्यास मणिबंध शक्ति विकासक यानी कलाई की संधियों को शक्तिशाली बनाना। अभ्यास की विधि: प्रथम चरण, अपने पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। पृष्ठ संख्या 90। द्वितीय चरण, अपनी दोनों भुजाओं को भूमि के समानांतर लाते हुए आगे की ओर फैलाएं, मुट्ठी बनाएं और अपनी कलाई को श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे करें। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। तृतीय चरण, अब अपनी कलाई को 5 बार घड़ी की सुई की दिशा में दाएं और फिर 5 बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बाएं घुमाएं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में 2 कलाइयां मणिबंध शक्ति विकासक यानी कलाई की संधियों को मजबूत बनाने की मुद्रा में हैं तथा दूसरा चित्र कलाई को दाएं बाएं घुमाकर अभ्यास करने से जुड़ा है। छठा प्रारंभिक अभ्यास कपोनी शक्ति विकासक यानी कोहनी की संधियों को शक्तिशाली बनाना। अभ्यास की विधि: प्रथम चरण, अपने पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। द्वितीय चरण, अपनी दोनों भुजाओं को उठाते हुए भूमि के समानांतर रखें और हथेलियां आकाश की ओर करें। तृतीय चरण, श्वास लेते हुए कोहनियों को मोड़ें और श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को सामने की ओर फैलाएं। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें कपोनी यानी कोहनी की संधियों को मजबूत बनाने से संबंधित अभ्यास की द्वितीय और तृतीय चरण की मुद्राओं को दर्शाया गया है। चित्र में 2 छात्र यह अभ्यास कर रहे हैं। सातवां प्रारंभिक अभ्यास भुजबंध शक्ति विकासक यानी स्कंध संधियों को शक्तिशाली बनाना। अभ्यास की विधि: प्रथम चरण, अपने पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। द्वितीय चरण, अपनी हथेलियों से कटोरी का आकार बनाकर उन्हें अपने कंधों पर रखें। पृष्ठ संख्या 91। तृतीय चरण, अपनी कोहनियों को 5 बार आगे से पीछे और पीछे से आगे की दिशा में घुमाते समय दोनों कोहनियों को आगे एक साथ लाएं। श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। चतुर्थ चरण, उपर्युक्त क्रिया को 5 बार विपरीत दिशा में दोहराएं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें भुजबंध यानी स्कंधों की संधियों को मजबूत बनाने से संबंधित अभ्यास की द्वितीय एवं तृतीय चरण की मुद्राओं को दर्शाया गया है। चित्र में 2 छात्र यह अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक के लिए निर्देश: हथेलियों को कंधों पर रखे बिना भी इस क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। इसे मुक्त स्कंध घूर्णन कहा जाता है। आठवां प्रारंभिक अभ्यास हस्त प्रसारक अभ्यास यानी हाथों के खिंचाव का अभ्यास। यह प्रसारक अभ्यास श्वसन एवं शारीरिक गतियों के साथ समन्वय के लिए किया जाता है। अभ्यास की विधि: हाथों के प्रसार अभ्यास को 3 तरीकों से किया जाता है: क्षैतिज, तिरछा और ऊर्ध्वाधर। प्रथम चरण, अपने पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को सीने के सामने लाएं और उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को अंदर की ओर रखें। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर
हस्त प्रसारक यानी हाथों के खिंचाव द्वारा हाथों को मजबूत बनाने से संबंधित चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा प्रथम चरण यानी हाथों को सीने के सामने लाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर यह अभ्यास कर रही है। गोले में छात्रा की उंगलियों की स्थिति को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 92। द्वितीय चरण। क क्षैतिज खिंचाव। श्वास अंदर लें और अपने हाथों को क्षैतिज रूप से यानी सामने की ओर फैलाएं। हथेलियां बाहर की ओर रखें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। श्वास छोड़ें और अपने हाथों को वापस सीने के सामने लाएं। इसे 5 बार दोहराएं। तृतीय चरण। ख तिरछा खिंचाव। श्वास अंदर लें और अपने हाथों को तिरछा फैलाएं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। श्वास छोड़ें और अपने हाथों को वापस सीने के सामने लाएं। इसे 5 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण। ग ऊर्ध्वाधर खिंचाव। श्वास अंदर लें और अपने हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाएं। हथेलियां आकाश की ओर रखें। श्वास छोड़ें और अपने हाथों को वापस सीने के सामने लाएं। इसे 5 बार दोहराएं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाकर खड़ी है। यह क्षैतिज खिंचाव की मुद्रा में है। पृष्ठ के बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा अपने दोनों हाथों को तिरछा फैलाकर खड़ी है। आगे की ओर बने गोले में बाहर की निकली हथेलियों को दिखाया गया है। यह तिरछे खिंचाव की मुद्रा में है। इस पृष्ठ के बीच में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा हाथों को सिर के ऊपर उठाकर हथेलियां आकाश की ओर किए है। यह ऊर्ध्वाधर खिंचाव की मुद्रा में है। इसी पृष्ठ पर हस्त प्रसारण, प्रकुंचन, श्वसन से संबंधित अभ्यास दिया गया है। प्रारंभिक अभ्यास 9। हस्त प्रसारण, प्रकुंचन, श्वसन अभ्यास, यानी हाथों को अंदर बाहर करते हुए श्वसन अभ्यास। अभ्यास की विधि। प्रथम चरण। अपने पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपने हाथों को आगे फैलाएं, उन्हें भूमि के समानांतर रखें और हथेलियों को एक साथ रखें। द्वितीय चरण। श्वास अंदर लें और अपने हाथों को क्षैतिज रूप से फैलाएं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। श्वास छोड़ें और अपने हाथों को वापस सामने लाएं। इसे 5 बार दोहराएं। पृष्ठ संख्या 93। अब हम अपने आसन के अभ्यास को शुरू करने के लिए तैयार हैं। आसन। आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है। यह शरीर को शक्तिशाली, लचीला और स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राओं और स्थितियों को संदर्भित करता है। आसन के अभ्यास के लिए 2 विशेषताएं मुख्य रूप से आवश्यक हैं। पहली, स्थिरता, यानी अंतिम मुद्रा या स्थिति को बनाए रखना। दूसरी, सहजता, यानी जितना आपका शरीर अनुमति दे उतना करें। विभिन्न आसनों के प्रकार। यहां 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, संतुलनात्मक आसन, वृक्षासन, ताड़ासन। बैठकर किए जाने वाले आसन। शशांकासन, उष्ट्रासन। दूसरा कॉलम, मोड़ने या घुमाने वाले आसन। वक्रासन, पीठ के बल किए जाने वाले आसन। सेतुबंधासन। उत्तान पादासन, पेट के बल किए जाने वाले आसन। शलभासन, धनुरासन।
आसन, प्राणायाम, क्रिया और अन्य अभ्यासों के लिए सामान्य दिशा निर्देश। पहला, खाली पेट योग का अभ्यास करें भोजन के 3 घंटे बाद। दूसरा, चटाई यानी आसन पर योग का अभ्यास करें। तीसरा, चोट से बचने के लिए आसन को धीरे धीरे करें। चौथा, प्रत्येक आसन के बाद उसके पूरक आसन का अभ्यास करें। पांचवा, यदि कोई असहजता या अस्वस्थता अनुभव हो तो तुरंत अपने शिक्षक को सूचित करें। छठा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में विद्यार्थी योग अभ्यास से पहले अपने शिक्षक को सूचित करें। पृष्ठ संख्या 94। पहला, अर्धचक्रासन। अर्ध का अर्थ आधा और चक्र का अर्थ पहिया होता है। अर्धचक्रासन की अंतिम मुद्रा में शरीर आधे पहिए जैसा दिखाई देता है। प्रारंभिक स्थिति, पैरों के बीच थोड़ा अंतर करके सीधे खड़े हो जाएं। प्रथम चरण, अपने हाथों को पीठ के निचले भाग पर रखें, उंगलियां आगे की ओर और कोहनियां एक दूसरे के समानांतर रखें। द्वितीय चरण, श्वास अंदर लें, कटी क्षेत्र यानी कमर से पीछे की ओर झुकें और अपने हाथों से कटी क्षेत्र को सहारा दें। इस मुद्रा को बनाए रखें और सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लें। तृतीय चरण, धीरे धीरे पीठ को सीधा करें और हाथों को विश्राम की अवस्था में लाएं। विश्रांति, श्वास छोड़ें और पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। शिक्षक के लिए निर्देश, यह आवश्यक है कि घुटनों को सीधा रखें और पीछे झुकते समय कोहनियां समानांतर रखें। पेट को आगे की ओर धकेलें और कटी क्षेत्र से पीछे की ओर झुकें। इस पृष्ठ के दाईं ओर अर्धचक्रासन की स्थिति को दर्शाया गया है। इस पृष्ठ के बाईं ओर प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति की मुद्राओं को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 95। 2, पाद हस्तासन। पाद का अर्थ पैर और हस्त का अर्थ हाथ होता है। यह एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर आगे की ओर झुकता है और हाथों से पैरों को छूते हैं। प्रारंभिक स्थिति, पैरों में थोड़ा अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। प्रथम चरण, श्वास लें और हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। द्वितीय चरण, श्वास छोड़ें, घुटनों को सीधा रखते हुए आगे झुकें और धड़ को भूमि के समानांतर रखें। तृतीय चरण, आगे की ओर झुकें, हथेलियों को पैरों के पास रखें और माथे को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें। इस स्थिति को बनाए रखें। चतुर्थ चरण, श्वास लें, हाथों और सिर को ऊपर उठाएं और पीठ को सीधा करें। विश्रांति, पैरों में थोड़ी दूरी रखते हुए और हाथों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम करें। शिक्षक के लिए निर्देश, यह महत्वपूर्ण है कि घुटनों और पीठ को सीधा रखा जाए। इस पृष्ठ के दाईं ओर पाद हस्तासन की मुद्रा में एक छात्र को दिखाया गया है तथा पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और विश्रांति को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 96। 3, त्रिकोणासन।
त्रि का अर्थ है तीन और कोण का अर्थ है कोना या किनारा। त्रिकोणासन की अंतिम स्थिति में शरीर द्वारा तीन कोण यानी त्रिभुज बन जाते हैं। प्रारंभिक स्थिति: पैरों के बीच में थोड़ी दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं। प्रथम चरण: श्वास लें, पैरों को 2 से 3 फुट तक फैलाएं, हाथों को दोनों ओर फैलाएं, हथेलियां नीचे की ओर हों। द्वितीय चरण: श्वास छोड़ें, दाईं ओर झुकते हुए दाएं पैर को दाएं हाथ से स्पर्श करें और बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ की ओर देखें। इस स्थिति में रहें। तृतीय चरण: श्वास लें, हाथों को प्रथम चरण की स्थिति में भूमि के समानांतर लाएं। विश्रांति: पैरों को पास लाएं, हाथों को नीचे करें और विश्राम करें। बाईं ओर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं। पृष्ठ के दाईं ओर त्रिकोणासन से संबंधित चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्र त्रिकोणासन कर रहा है। पृष्ठ के दाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 97। 4. शशांकासन। शशांक का अर्थ है खरगोश या अर्धचंद्र। इस आसन की अंतिम स्थिति खरगोश की गोल रीढ़ या अर्धचंद्र के आकार जैसी प्रतीत होती है। प्रारंभिक स्थिति: दंडासन में बैठें, फिर वज्रासन में आएं। प्रथम चरण: श्वास लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। द्वितीय चरण: श्वास छोड़ें, आगे झुकें, माथा और हथेलियां भूमि पर रखें, एड़ियां नितंबों से सटी रहें और सीना जांघों पर टिका रहे। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। तृतीय चरण: श्वास लें, धीरे धीरे ऊपर आएं, हाथों को नीचे लाएं और वापस बैठ जाएं। विश्रांति: पैरों को आगे फैलाकर शिथिल दंडासन में विश्राम करें। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक छात्र शशांकासन कर रहा है। पृष्ठ के ऊपरी भाग में खरगोश के निकट अर्धचंद्र का भी चित्र दिया गया है। पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, विश्रांति आदि को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 98। 5. उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। इस आसन की अंतिम स्थिति ऊंट की पीठ जैसी दिखाई देती है। प्रारंभिक स्थिति: दंडासन में बैठें, फिर वज्रासन में आएं। प्रथम चरण: घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथों को कटी क्षेत्र पर रखें, श्वास लें और पीछे की ओर झुकें। अर्ध उष्ट्रासन: सामान्य श्वास के साथ कुछ सेकंड इस स्थिति में रहें। यदि संभव हो तो विद्यार्थी निम्न चरणों में उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति कर सकते हैं। द्वितीय चरण: श्वास लें, हाथों को एड़ियों पर रखें, कूल्हों को आगे धकेलें और जांघों को सतह या भूमि के लंबवत रखें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में रहें। तृतीय चरण: श्वास लें, हाथों को वापस लाएं, पीठ को सीधा करें और वज्रासन में वापस आएं। विश्रांति: पैरों को आगे की ओर फैलाकर शिथिल दंडासन में विश्राम करें। शिक्षक के लिए निर्देश: उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति को केवल तभी कराया जाए जब विद्यार्थी का शरीर पर्याप्त रूप से लचीला हो। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर उष्ट्रासन करते एक छात्र का चित्र दिया गया है।
पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण अर्ध उष्ट्रासन, द्वितीय चरण पूर्ण उष्ट्रासन, तृतीय चरण और विश्रांति को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 99। 6. वक्रासन। वक्र का अर्थ है मोड़ना। अंतिम स्थिति में शरीर का ऊपरी भाग एक ओर मुड़ जाता है। प्रारंभिक स्थिति, दंडासन में बैठें। प्रथम चरण, श्वास लें। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास रखें। द्वितीय चरण, श्वास छोड़ें, दाईं ओर मुड़ें, बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें और दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं। इस स्थिति को बनाए रखें। तृतीय चरण, श्वास लें, हाथों को वापस लाएं और सामने मुड़ें। विश्रांति, पैरों को आगे फैलाकर शिथिल दंडासन में विश्राम करें। इसे बाईं ओर से भी दोहराएं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छात्रा वक्रासन की स्थिति में है। पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 100। 7. सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। सेतु बंध का अर्थ होता है पुल का निर्माण। इस आसन की अंतिम मुद्रा में रीढ़ की हड्डी पुल जैसी आकृति बनाती है। प्रारंभिक स्थिति, पीठ के बल लेट जाएं। प्रथम चरण, घुटनों को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के पास लाएं और हाथों से टखनों को पकड़ें। द्वितीय चरण, श्वास अंदर लें, कूल्हों को ऊपर उठाएं, जांघों को भूमि के समानांतर रखें, हनु यानी ठुड्डी को सीने से सटाएं। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक सामान्य श्वास लेते हुए रुकें। तृतीय चरण, श्वास छोड़ते हुए कूल्हों को नीचे लाएं, हाथ और पैरों को वापस सामान्य अवस्था में लाएं। विश्रांति, शवासन में विश्राम करें। पृष्ठ के ऊपरी भाग में ब्रिज का चित्र दिया गया है। उसी के पास एक चित्र और दिया गया है जिसमें एक छात्र सेतु बंधासन कर रहा है। पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति को समझाया गया है। शिक्षक के लिए निर्देश, यह महत्वपूर्ण है कि अंतिम स्थिति में ठुड्डी सीने को छू रही हो। पृष्ठ संख्या 101। 8. उत्तान पादासन। उत्तान का अर्थ है उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। अंतिम स्थिति में व्यक्ति पीठ के बल लेटकर अपने पैरों को भूमि से लगभग 18 से 24 इंच ऊपर उठाता है, इसलिए इसे उत्तान पादासन कहा जाता है। प्रारंभिक स्थिति, पीठ के बल लेट जाएं। प्रथम चरण, श्वास अंदर लें और धीरे धीरे पैरों को सीधा उठाएं जब तक वे भूमि से 18 से 24 इंच ऊपर न आ जाएं। घुटनों को सीधा रखें। इस स्थिति को कुछ सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ बनाए रखें। द्वितीय चरण, श्वास छोड़ें और धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। विश्रांति, शवासन में विश्राम करें। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक छात्र उत्तान पादासन कर रहा है। पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित
प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, विश्रांति को समझाया गया है। शिक्षक के लिए निर्देश: पैरों को 30 से 60 डिग्री तक उठाया जा सकता है। विद्यार्थियों को पूरे अभ्यास के दौरान घुटनों को सीधा रखने के लिए प्रेरित करें। उन्हें सामान्य रूप से श्वास लेने और अंतिम स्थिति में सहजता बनाए रखने के लिए कहें। पैरों को बिना घुटने मोड़े धीरे धीरे नीचे लाएं। पृष्ठ संख्या 102। 9. शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डा। इस आसन की अंतिम मुद्रा टिड्डे के समान दिखती है। प्रारंभिक स्थिति: पेट के बल लेट जाएं, पैरों को एक साथ रखें और हाथों को शरीर के पास रखें। प्रथम चरण: हाथों को जांघों के नीचे रखें, हथेलियां नीचे की ओर रहें और हनु यानी ठुड्डी को भूमि पर लगाएं। द्वितीय चरण: श्वास अंदर लें, दोनों पैरों को उठाएं और घुटनों को सीधा रखें। इस स्थिति को कुछ क्षण तक सामान्य श्वास के साथ बनाए रखें। तृतीय चरण: श्वास छोड़ें, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और हाथों को सामान्य अवस्था में ले आएं। विश्रांति: मकरासन में विश्राम करें। शिक्षक के लिए निर्देश: सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी अपने घुटनों को सीधा रखें और अंतिम स्थिति के दौरान उनकी हनु धरती पर लगी रहे। पूरक आसन, शशांकासन का अभ्यास करें। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक टिड्डे का चित्र दिया गया है। इसी के नीचे एक छात्र शलभासन कर रहा है। पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से संबंधित प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 103। 10. सरल धनुरासन। धनु का अर्थ है धनुष। अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति एक धनुष के समान हो जाती है, जिसमें पीठ मुड़ी होती है। प्रारंभिक स्थिति: पेट के बल लेट जाएं, पैरों को एक साथ रखें और हाथों को शरीर के समीप लाएं। प्रथम चरण: अपने घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं एवं दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। द्वितीय चरण: श्वास अंदर लें, कोहनियों को बिना मोड़े सीने को ऊपर उठाएं और पैरों को ऊपर की ओर खींचें। सामने देखें और श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। तृतीय चरण: श्वास छोड़ें, धीरे धीरे पैरों और सीने को नीचे लाएं, हाथों को छोड़ दें और पैरों को सीधा कर लें। विश्रांति: मकरासन में विश्राम करें। शिक्षक के लिए निर्देश: पूरक आसन, शशांकासन का अभ्यास करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र धनुष का है, दूसरा चित्र धनुरासन का है, जिसमें एक छात्र सरल धनुरासन कर रहा है। इस पृष्ठ के बाईं ओर इस आसन से जुड़ी प्रारंभिक स्थिति, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और विश्रांति से संबंधित चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 104। विश्रांति का अभ्यास। हम रात में क्यों सोते हैं? सुबह उठने के बाद हम कई गतिविधियां करते हैं, जैसे कि दंत मंजन करना, स्नान करना, प्रार्थना करना, आसन करना, भोजन करना, विद्यालय जाना, खेलना, पुस्तकें पढ़ना और
टेलीविजन देखना। इन समस्त गतिविधियों में ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे हमें थकान होती है। इसलिए हम रात में सोते हैं ताकि हमारा शरीर विश्राम कर सके और अगले दिन के लिए तैयार हो सके। इसी तरह आसन करने के बाद अभ्यास के लाभ के लिए हमारे तन और मन को भी आराम की आवश्यकता होती है। अब हम शवासन सीखेंगे, जो हमें विश्रांति का अनुभव करने में सहायता करता है। शवासन शवासन सामान्य रूप से किसी भी योगासन अभ्यास के अंत में विश्रांति तकनीक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी विश्राम की आवश्यकता हो, इसे किया जा सकता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में बीचों बीच एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा शवासन की मुद्रा में लेटी है। शवासन करने की विधि। प्रथम चरण, अपनी चटाई या समतल स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों और हाथों को थोड़ा दूर रखें। अपनी आंखें बंद रखें और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। पृष्ठ संख्या 105। द्वितीय चरण, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और गहरी व धीमी श्वास लें। अपनी श्वासों और उदरीय गति पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो पेट ऊपर उठता है, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट नीचे जाता है। इस स्थिति में 5 मिनट तक रहें। तृतीय चरण, धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ें और धीरे से बैठ जाएं। शवासन सभी प्रकार की शारीरिक थकान को दूर करने और मन को शांत करने में सहायता करता है। शिक्षक के लिए निर्देश। विद्यार्थियों को शवासन करते समय शरीर की अनावश्यक गतिविधियों को करने से बचने के लिए कहें। उन्हें जितना हो सके स्थिर रहने और जागृत रहने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि शवासन केवल विश्राम के लिए किया जाता है। पृष्ठ संख्या 106। प्राणायाम। पहला, गहरा श्वसन अभ्यास पद्धति। प्रथम चरण, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए सुखासन या पद्मासन में बैठें। आंखें बंद रखते हुए चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करें। द्वितीय चरण, नासिका से धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। तृतीय चरण, श्वास लेते और छोड़ते समय अपने वक्ष और उदर की हलचलों पर ध्यान दें। चतुर्थ चरण, इसका 5 बार अभ्यास करें। इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्रा गहरा श्वसन प्राणायाम कर रही है। उसी के पास गोले में अंगूठे और उसके पास की उंगली के सिरों को मिलाकर शून्य बनाया गया है तथा बाकी तीनों उंगलियों को सीधे रखना समझाया गया है। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक छात्र पद्मासन में बैठकर ओम का जप कर रहा है। दूसरा, ओम का जप अभ्यास पद्धति। प्रथम चरण, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए सुखासन या पद्मासन में बैठें। आंखें बंद रखते हुए चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करें। द्वितीय चरण, गहरी श्वास लें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अ का उच्चारण करें। तृतीय चरण, पुनः श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ऊ का उच्चारण करें। चतुर्थ चरण, पुनः श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए म का उच्चारण करें। पंचम चरण, अंत में गहरी श्वास लें और धीरे धीरे
श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं का निरीक्षण करें। षष्ठम चरण, इसका 5 बार अभ्यास करें। पृष्ठ संख्या 107। 3. अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभ्यास पद्धति। प्रथम चरण, सिर और कमर को सीधा रखते हुए सुखासन या पद्मासन में बैठें। आंखें बंद रखें। द्वितीय चरण, दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। इस मुद्रा को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। और बाएं हाथ को बाईं जांघ पर चिन्ह मुद्रा में रखें। तृतीय चरण, दाएं अंगूठे से दाएं नासा छिद्र को धीरे से बंद करें और बाएं नासा छिद्र से धीरे से श्वास लें। चतुर्थ चरण, अब अनामिका और कनिष्ठा उंगली से बाएं नासा छिद्र को बंद करें और दाएं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। पंचम चरण, पुनः दाएं नासा छिद्र से श्वास लें, फिर उसे बंद करें और बाएं नासा छिद्र से श्वास छोड़ें। षष्ठम चरण, इसका 5 बार अभ्यास करें। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर अनुलोम विलोम प्राणायाम से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में एक छात्र सुखासन में बैठकर अनुलोम विलोम कर रहा है तथा दूसरे चित्र में एक गोले में अंगूठे और अनामिका एवं कनिष्ठ उंगलियों को उठाकर अन्य 2 उंगलियों को बंद रखना यानी हाथ की नासिका मुद्रा को समझाया गया है। 4. भ्रामरी प्राणायाम। अभ्यास पद्धति। प्रथम चरण, कमर और गर्दन को सीधा रखते हुए सुखासन या पद्मासन में आंखें बंद करके बैठें। द्वितीय चरण, तर्जनी उंगली से तुंगिका यानी कान के बाहर का हिस्सा ट्रेगस को दबाकर कानों को धीरे से बंद करें। तृतीय चरण, नासिका से गहरी श्वास लें। चतुर्थ चरण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मधुमक्खी की भांति ध्वनि अपने मस्तिष्क में होने वाले कंपन को अनुभव करें। पंचम चरण, इसका 5 बार अभ्यास करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर भ्रामरी प्राणायाम से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में एक छात्र पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से तुंगिका यानी कान के बाहर के हिस्सों को दबाकर भ्रामरी प्राणायाम कर रहा है। दूसरे चित्र में तर्जनी से तुंगिका को कैसे दबाते हैं यह समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 108। हस्त मुद्राएं। प्राणायाम के अभ्यास में चिन्ह मुद्रा और नासिका मुद्रा का उपयोग करते हैं। इन्हें हस्त मुद्रा कहा जाता है। हस्त मुद्रा प्राणायाम और ध्यान के समय हाथों और उंगलियों को विशिष्ट स्थिति में रखने की एक अद्भुत पद्धति है। आपने भगवान, योगियों और महर्षियों के चित्र देखे होंगे जिनमें उनके हाथ कुछ विशेष मुद्राओं में होते हैं। हाथों की इन मुद्राओं को हस्त मुद्रा कहा जाता है। चित्र में हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखा गया है। हस्त मुद्रा अंगूठे और उंगलियों के विभिन्न संयोजनों पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण, चिन्ह मुद्रा में तर्जनी उंगली की नोक अंगूठे की नोक यानी आगे के भाग को धीरे से छूती है। चिन्ह मुद्रा को प्रायः ध्यान के दौरान मन को शांत करने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मुद्रा के विशेष लाभ हैं।
इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें मुकुट एवं राजसी वस्त्रों से सज्जित पात्र द्वारा हाथों की नमस्कार मुद्रा को समझाया गया है। इसी पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर तथा एकदम नीचे की ओर 3 गोलों में चिन्ह मुद्रा, नमस्कार मुद्रा एवं नासिका मुद्रा से जुड़े चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 109। क्रिया: नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, हाथों और दांतों की सफाई करना ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे बाह्य शरीर को स्वच्छ करने में सहायक हैं। योग में ऐसी विशेष विधियां हैं जो शरीर की आंतरिक स्वच्छता करती हैं। इन्हें क्रिया कहा जाता है। इस कक्षा में हम कर्ण रंध्र धौती और कपाल रंध्र धौती नामक क्रिया सीखेंगे। पहली, कर्ण रंध्र धौती। कर्ण का अर्थ है कान, रंध्र का अर्थ है छिद्र और धौती का अर्थ है धोना या सफाई करना। इस प्रकार कर्ण रंध्र धौती का अर्थ है कान की नलिका की सफाई करना। अभ्यास पद्धति: प्रथम चरण, उंगलियों के नाखून अच्छी तरह से कटे हुए हों। इस क्रिया के लिए तर्जनी या अनामिका उंगली का उपयोग करें। द्वितीय चरण, उंगली को गीला करें और सहजता से कान की नलिका में डालें और गोलाकार गति में घुमाएं। अंदर की गंदगी या मोम को साफ करें। इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से कान की स्वच्छता बढ़ती है और सुनने की क्षमता में सुधार होता है। कपाल रंध्र सिर के ऊपरी भाग को कहा जाता है। यह अभ्यास थकान को दूर करने और सक्रिय बनाने में सहायक है। अभ्यास पद्धति: प्रथम चरण, अपने दाहिने हाथ की हथेली से कप का आकार बनाएं। इसमें थोड़ा पानी लें। द्वितीय चरण, थोड़ा आगे झुकें और अपने सिर के मध्य भाग को अपनी गीली हथेली से 3 से 4 बार धीरे धीरे थपथपाएं। यह सुनिश्चित करें कि बाल भी गीले हो जाएं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर गोले में कर्ण रंध्र धौती यानी कान की नलिका की सफाई का चित्र दिया गया है। इसमें समझाया गया है कि कैसे हम कान की नलिका में अपनी तर्जनी उंगली डालकर उसकी सहजता से सफाई करें। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर कपाल रंध्र धौती यानी सिर के ऊपरी भाग को दाहिनी हथेली पर थोड़ा पानी लेकर थपथपाने से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें गोले में हथेली में पानी लेने, दूसरे चित्र में सिर के ऊपरी भाग को धीरे धीरे थपथपाने की विधि को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 110। प्रातः स्नान करते समय इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। शिक्षक के लिए निर्देश: इन क्रियाओं की समझ को विकसित करने के लिए कक्षा में इनका प्रदर्शन करें। विद्यार्थियों को घर पर नियमित रूप से इनका अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्रीड़ा योग। धारणा अष्टांग योग का 6ठा अंग है। इसका अर्थ है मन को एक ही वस्तु पर केंद्रित करना। निम्नलिखित खेल ध्यान भटकने की क्रिया को कम करने और धारणा के अभ्यास को विकसित करने में सहायता करते हैं। उद्देश्य: ये खेल ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। पहला खेल, लक्ष्यम, खेलने की विधि। पहला बिंदु, विद्यार्थियों के युग्म बनाएं। दूसरा बिंदु, एक विद्यार्थी वक्ष स्थल के सामने A4 आकार का कागज पकड़ा हुआ है, जिस पर एक बिंदु अंकित किया गया है। तीसरा बिंदु, दूसरा विद्यार्थी
5 फुट दूर खड़ा होकर केवल उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेगा। चौथा बिंदु, कागज पकड़ा हुआ विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का ध्यान भटकाने के लिए अटपटा चेहरा बनाएगा। पांचवा बिंदु, दूसरा विद्यार्थी ध्यान भटकाने वाले भाव पर प्रतिक्रिया किए बिना अपना ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करेगा। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने से जुड़े लक्ष्यम खेल के 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक बालक ने अपने सीने के पास A4 आकार का कागज पकड़ा है, जिसमें एक बिंदु है जिस पर सामने खड़ा एक बालक ध्यान केंद्रित कर रहा है और कागज पकड़ने वाला बालक मुख मुद्रा से उसका ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे चित्र में कुछ विद्यार्थी बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 111। छठा बिंदु, 1 मिनट बाद विद्यार्थी अपनी भूमिका बदलेंगे। दूसरा विद्यार्थी कागज पकड़कर दिखाएगा और पहला विद्यार्थी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा। 7वां बिंदु, जो विद्यार्थी लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करेगा उसको उस युग्म का विजेता घोषित किया जाएगा। 8वां बिंदु, विद्यार्थियों के अन्य युग्म तब तक खेल को जारी रखेंगे जब तक कि उसका विजेता घोषित ना हो जाए। दूसरा खेल कंदुका तदनम, यानी गेंद को उछालना या मारना। आवश्यक सामग्री, एक बास्केटबॉल और चौक। खेलने की विधि, पहला बिंदु, 5 विद्यार्थियों का दल बनाएं। दूसरा बिंदु, बास्केटबॉल से 5 गुना आकार का एक वृत्त बनाएं। तीसरा बिंदु, प्रत्येक विद्यार्थी बारी बारी से 1 मिनट तक वृत्त के अंदर बास्केटबॉल को उछालता है। चौथा बिंदु, यदि गेंद वृत्त से बाहर उछलती है तो विद्यार्थी खेल से बाहर हो जाएगा। पांचवा बिंदु, जो विद्यार्थी गेंद को सबसे अधिक समय तक घेरे के अंदर उछालता है वह विजेता होगा। इस पृष्ठ के निचले भाग में कंदुका तदनम खेल से संबंधित एक चित्र दिया गया है, जिसमें 2 छात्र और 3 छात्राएं यह खेल खेल रहे हैं। इसमें एक छात्रा वृत्त के अंदर गेंद को उछाल रही है तथा बाकी विद्यार्थी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 112। आकलन, सामान्यतः विद्यालय में अष्टांग योग के अभ्यास के आकलन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है। पहला, यम एवं नियम, आत्मचिंतन, व्यवहार परिवर्तन। दूसरा, आसन, संतुलन, शक्ति, सहन क्षमता, लचीलापन। तीसरा, प्राणायाम, फेफड़े के कार्य जैसे श्वास लेने और छोड़ने का समय, श्वास रोकने की क्षमता इत्यादि। चौथा, प्रत्याहार, भावनात्मक और सामाजिक जागरूकता। पांचवा, विश्राम की विधि एवं ध्यान, तनाव और चिंता का स्तर। दैनिक जीवन के लिए योग, शिक्षकों के अवलोकन, अभिभावकों की प्रतिक्रिया और विद्यार्थियों के आत्मचिंतन के आधार पर आकलन किया जा सकता है। आहार, खाने की आदतें, शिक्षक विद्यार्थियों को एक कार्य दे सकते हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि भोजन का
साप्ताहिक अभिलेख यानी रिकॉर्ड रखेगा। उसे यह भी पता होना चाहिए कि क्या उसने भोजन को व्यर्थ किया और क्या किसी वस्तु ने उसके मन को भटकाया। इन प्रविष्टियों के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। यहां विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 5 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 4 आकलन बिंदु सदैव, प्रायः, कभी-कभी, शायद ही कभी हैं। पहला बिंदु, ताजा और स्वस्थ भोजन करते हैं। सदैव, प्रतिदिन, प्रायः सप्ताह में 4 से 5 बार, कभी-कभी सप्ताह में 2 से 3 बार, शायद ही कभी, कभी कभार। मानदंड, जंक फूड से परहेज करते हैं। आकलन, सदैव, कभी नहीं, प्रायः, कभी-कभी, कभी-कभी, बहुत बार, शायद ही कभी, बार-बार। मानदंड, जागरूकता के साथ खाते हैं। आकलन, सदैव, बिना भटकाव के, प्रायः कुछ भटकाव के साथ, कभी-कभी, कभी-कभी भटकाव होता है, शायद ही कभी, हमेशा भटकाव के साथ। मानदंड, भोजन को व्यर्थ करने से बचते हैं। आकलन, सदैव, कभी भी व्यर्थ न करते हों, प्रायः, शायद ही कभी व्यर्थ करते हों, कभी-कभी, कभी-कभी व्यर्थ करते हों, शायद ही कभी, बार-बार व्यर्थ करते हों। पृष्ठ संख्या 113, विहार, दिनचर्या। शिक्षक विद्यार्थियों को एक कार्य दे सकते हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रातः जागने के समय आसन और प्राणायाम का अभ्यास, बाहर खेलना, दूसरों की सहायता इत्यादि का साप्ताहिक अभिलेख यानी रिकॉर्ड रखेगा। इन प्रविष्टियों के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। इस पृष्ठ पर विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 5 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 4 आकलन बिंदु सदैव, प्रायः, कभी-कभी, शायद ही कभी हैं। मानदंड, जल्दी जागना। आकलन, सदैव, प्रतिदिन, प्रायः सप्ताह में 4 से 5 बार, कभी-कभी सप्ताह में 2 से 3 बार, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड, आसन और प्राणायाम का अभ्यास। आकलन, सदैव, प्रतिदिन, प्रायः सप्ताह में 4 से 5 बार, कभी-कभी सप्ताह में 2 से 3 बार, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड, बाहर खेलना। आकलन, सदैव, प्रतिदिन, प्रायः सप्ताह में 4 से 5 बार, कभी-कभी सप्ताह में 2 से 3 बार, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड, घर पर सहायता करना। आकलन, सदैव, प्रतिदिन, प्रायः, प्रायः, कभी-कभी, कभी-कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। आचार, व्यवहार। शिक्षक विद्यार्थियों को एक कार्य दे सकते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने कार्यों का अवलोकन करेंगे और उनका साप्ताहिक अभिलेख रखेंगे। विनम्र शब्दों का उपयोग करना, दूसरों की सहायता करना, अपने मित्रों के साथ वस्तुओं को साझा करना, पेड़ पौधों को पानी देना और पशु पक्षियों को खाना देना इत्यादि। इन अवलोकनों के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है,
जिसमें विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 5 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 4 आकलन बिंदु हैं। सदैव, प्रायः, कभी कभी, शायद ही कभी। मानदंड: विनम्रता से बोलना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, विनम्रता से। कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड: दूसरों की सहायता करना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, सहायता करते हैं। कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड: मित्रों के साथ वस्तुओं को साझा करना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, साझा करते हैं। कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड: पेड़ पौधों को पानी देना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, पेड़ पौधों को पानी देते हैं। कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। मानदंड: पशु पक्षियों को खाना देना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, पशु पक्षियों को खाना देते हैं। कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं। पृष्ठ संख्या 114। विचार: शिक्षक विद्यार्थियों को एक कार्य दे सकते हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपने विचारों के संबंध में कुछ जानकारी, जैसे अच्छी पुस्तक पढ़ना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, बागवानी करना या उद्यान भ्रमण इत्यादि का साप्ताहिक अभिलेख तैयार कर सकते हैं। इन अवलोकनों के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 5 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 4 आकलन बिंदु हैं। सदैव, प्रायः, कभी कभी, शायद ही कभी। मानदंड: सकारात्मक सोचना। आकलन: सदैव, सदैव। प्रायः, प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, प्रायः, नकारात्मक सोचना। मानदंड: परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करना। आकलन: सदैव, प्रतिदिन। प्रायः, प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, शायद ही कभी। मानदंड: अच्छी पुस्तकें पढ़ना। आकलन: सदैव, प्रतिदिन। प्रायः, प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, शायद ही कभी। मानदंड: बागवानी करना या उद्यान भ्रमण करना। आकलन: सदैव, प्रतिदिन। प्रायः, प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, शायद ही कभी। निद्रा यानी सोना: शिक्षक विद्यार्थियों को एक कार्य दे सकते हैं, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी सोने से पहले के समय की निगरानी करेगा, चाहे वे सोने से पहले पुस्तक पढ़ते हों, कहानी सुनते हों या विद्युतीय उपकरणों का उपयोग करते हों इत्यादि। वे इनका साप्ताहिक अभिलेख तैयार करेंगे। इन अवलोकनों के आधार पर शिक्षक निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करके विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 5 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 4 आकलन बिंदु सदैव, प्रायः, कभी कभी, शायद ही कभी हैं। पहला, मानदंड:
जल्दी सोना, आकलन सदैव सदैव, प्रायः प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, विलंब से सोना, मानदंड, सोने से पूर्व कहानी सुनना व पुस्तकें पढ़ना, आकलन सदैव सदैव, प्रायः प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं, मानदंड, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, आकलन सदैव सदैव, प्रायः प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं, मानदंड, सोने से पूर्व विद्युतीय उपकरणों से बचना, आकलन सदैव, दैनिक, प्रायः प्रायः, कभी कभी, कभी कभी, शायद ही कभी, शायद ही कभी। पृष्ठ संख्या 115, अष्टांग योग, यम सत्य और नियम संतोष, कहानी पूर्ण करना। शिक्षक विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक समूह को एक अधूरी कहानी दी जाती है और उनसे समूह में चर्चा करके कहानी पूरी करने और कक्षा में अपने विचार साझा करने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण क, एक बच्चा खेल के मैदान में एक खोया हुआ बटुआ पाता है। ख, शरत अपने खिलौनों से खेलने के बजाय हमेशा नए खिलौनों की मांग करता है। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसमें विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 3 आकलन बिंदु उत्कृष्ट, अच्छा एवं सुधार की संभावना है। तीनों आकलन बिंदुओं के नीचे उनसे संबंधित इमोजी भी दिए गए हैं। पहला कॉलम मानदंड, क्या विद्यार्थी सत्यता और संतोष के मूल्य को समझता है? आकलन उत्कृष्ट, स्पष्ट समझ, अच्छा, बहुत स्पष्ट नहीं। सुधार की संभावना, कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मानदंड, क्या कहानी अच्छी तरह से पूर्ण की गई है? उत्कृष्ट, रचनात्मक और सार्थकता। अच्छा, सार्थक लेकिन रचनात्मकता का अभाव है। सुधार की संभावना, अपूर्ण। मानदंड, क्या विद्यार्थियों ने समूह चर्चा में भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया? आकलन उत्कृष्ट, सक्रिय सहभागिता। अच्छा, आंशिक सहभागिता। सुधार की संभावना, न्यूनतम सहभागिता। पृष्ठ संख्या 116, योग साधना। पहला आसन, अर्धचक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सेतुबंधासन, उत्तान पादासन, शलभासन एवं धनुरासन। इस पृष्ठ पर विद्यार्थियों के आकलन से संबंधित एक तालिका दी गई है जिसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम मानदंड है तथा बाकी उसके 3 आकलन बिंदु उत्कृष्ट, अच्छा एवं सुधार की संभावना है। तीनों आकलन बिंदुओं के नीचे उनसे संबंधित इमोजी भी दिए गए हैं। मानदंड आसन प्रदर्शित करता है। आकलन उत्कृष्ट, सभी आसन उचित ढंग से करता है। अच्छा, सभी आसन उचित ढंग से करता है लेकिन थोड़े सुधार की आवश्यकता है। सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मानदंड
निर्देशों का पालन करता है। आकलन उत्कृष्ट, अति सचेत। अच्छा, सचेत, सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मानदंड आसनों की पहचान करता है। आकलन उत्कृष्ट, सभी आसनों की सही पहचान करता है। अच्छा, अधिकांश आसनों की सही पहचान करता है। सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्राणायाम मानदंड ओम जप। आकलन उत्कृष्ट, लयबद्ध। अच्छा, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मानदंड मुद्राओं की पहचान करना और उनका प्रदर्शन करना। आकलन उत्कृष्ट, हाँ, अच्छा, पहचान तो कर सकते हैं किंतु प्रदर्शन करने में कठिनाई होती है। सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मानदंड विभिन्न प्राणायामों की पहचान करना और उनका प्रदर्शन करना। आकलन उत्कृष्ट, हाँ, अच्छा, पहचान तो कर सकते हैं लेकिन प्रदर्शन करने में कठिनाई होती है। सुधार की संभावना, बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अध्याय 7 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 के लिए शारीरिक शिक्षा एवं आरोग्य की पाठ्यपुस्तक खेल योग। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। संपादन मुकुल सिंह। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।